हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल अपडेट किया जो कि एप्लीकेबल होगा 2021 से ऑब्वियसली मई अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। तो इसके ऊपर जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, तो इस वीडियो से मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं। तो पहली बात यह है, हमें समझना है ये जो बदलाव हैं वो किस नेचर के हैं। तो जो स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने अपना लेटेस्ट स्टडी मैट जो अपडेट किया, ये जो चेंजेस हैं ये है इन द नेचर ऑफ एडिशंस। कह लीजिए इंसर्शंस हुई हैं, किस नेचर की हुई हैं। इंस्टीट्यूट ने ढेरों एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। सो दैट मीन्स बहुत ज्यादा अगर हम कहीं कंटेंट एज सच लॉ की नेचर में बढ़ाया नहीं गया है, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस की नेचर में ही बढ़ाया गया, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट। नो डाउट अदर लॉज में कुछ रूल्स रेगुलेशंस इंसर्ट किए हैं जिससे साइज बड़ा हो जाता है आपके कोर्स का, आपका पढ़ना जो मटेरियल है। तो मैं इस क्लास से आपके साथ ये जितने चेंजेस हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं XYZ, प्लस इसके अलावा कुछ एक छोटी मोटी अमेंडमेंट्स, उसके ऊपर भी बात करूंगा। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी आया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम जिक्र नहीं करेंगे, जो कि बेसिकली एप्लीकेबल नवंबर वाले स्टूडेंट्स पे ज्यादा होगा। तो उसके लिए एक अनदर वीडियो आई विल कम अप विद। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटी लॉज के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 11 आता है और चैप्टर नंबर 11 डायरेक्टर्स पे स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन 149 से 172 तक। तो उसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड सेक्शन 150 में डेटा बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो हल्का सा रूल 6 में, क्योंकि ये रूल 6 सब्स्टिट्यूट हुआ था 1 दिसंबर 2019 को, उससे रिलेटेड है कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है फॉर द इंक्लूजन ऑफ द नेम, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है, जस्ट वो टाइम पीरियड में एक हल्का सा बदलाव है कि जैसे क्लॉज ये देखिए, एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज आईडी इन अ कंपनी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द 5th अमेंडमेंट रूल्स शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 13 मंथ्स हो गया। अभी पहले ये 3 महीने था, 5 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, अब 13 महीने कर दिया गया। बस ये हल्का सा एक वर्ड का चेंज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, खत्म बात। इस पे कोई और बात करने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट वे एग्जाम्पल में चलते हैं। देखिए जो इंसर्ट हुए हैं, अब आपको एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल कट कॉपी पेस्ट के नेचर में स्ट्रेट वे आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में दिख सकता है। इंस्टीट्यूट ने इससे पहले भी नवंबर 2020 में भी कॉपी पेस्ट इस तरह से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में डाले थे। तो आपका स्टडी मैट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, मिस्टर नरेश डायरेक्टर बनना चाहते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। तो डिन तो चाहिए, लेकिन उनके पास डिन नहीं है। ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर बाय गिविंग रिटन कंसेंट इन DIR-2 फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। Global Services Limited shall have to file the consent of Mr. Naresh with the ROC within 30 days of such appointment in DIR-12. Obviously, डायरेक्टर बनना है तो डिन भी चाहिए, DIR-2 में रिटर्न कंसेंट भी देना होगा और कंपनी DIR-12 में ROC के पास फाइलिंग भी करेगी। तो नॉर्मल सी चीज है। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर राजेश के पास डिन है और ऑलरेडी वो इस प्राइवेट कंपनी में अपॉइंटेड है। नाउ वो अपने आप को अपॉइंट करना चाहते हैं एक LLP में एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो LLP एक्ट, जो कि दरअसल फाउंडेशन में पढ़ते हैं, LLP एक्ट ऑफ 2008, तो उसके लिए भी डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिन की बजाय वर्ड क्या आ गया, DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि LLP एक्ट हो या कंपनीज एक्ट हो, दोनों को ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेज करता है। तो एज पर सेक्शन 7 ऑफ द LLP एक्ट, डिन कैन बी यूज्ड एज DPIN फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आप सोच ही नहीं सकते थे कंपनीज एक्ट में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए, क्या पता इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, कोई 2 नंबर का, कोई MCQ।
नेक्स्ट, मिस्टर वरुण, अंकित एंड पराग ये कंपनी बनाना चाहते हैं प्राइवेट, डिन है नहीं इनके पास। दे आर बिकमिंग डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हियर दे कैन अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, INC 32 स्पाइस फॉर्म, स्पाइस प्लस फॉर्म, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड फॉर्म है जिसके साथ आप डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। परफेक्ट है और कुछ नहीं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेक्शन 155 के ऊपर कि आप एक से ज्यादा डिन नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, मिस्टर ताहिर जो डायरेक्टर हैं इस प्राइवेट कंपनी में, डिन है, वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं। हियर मिस्टर ताहिर हैज टू यूज एग्जिस्टिंग डिन। वो एक नई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक इंसान के लिए एक ही डिन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर देवेंद्र कुमार ऑल्टरनेट डायरेक्टर बने हैं, या आप पढ़ते हैं 161 सबसेक्शन 2 के अंदर, इन प्लेस ऑफ गौरव जैन जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर हैं एक प्राइवेट कंपनी में। नाउ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट देवेंद्र कुमार एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस शैली जायसवाल, अनदर डायरेक्टर इन द सेम कंपनी। देखिए, एक इंसान एक डायरेक्टर के नाम पे ही ऑल्टरनेट बन सकता है, दो के लिए मतलब एक ही आदमी दो पोजीशन पे नहीं आ सकता। सो कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ अनदर। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस स्टडी मैट में थे, तो ये नए इंसर्ट हुए हैं, इसलिए नंबरिंग आपको इस तरह से दिख सकती है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी एजीएम होनी है 30/9/2016 को, कहते हेल्ड हो चुकी है। इन्होंने अनमोल को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है 3 बरस के लिए। ऑन 2 अक्टूबर 2017 मिस्टर अनमोल को हार्ट अटैक आ गया एंड ही इज नो मोर। डायरेक्टर्स ने 16 अक्टूबर को अपॉइंटेड मिस्टर प्रतीक टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी के ऊपर आप पढ़ते हो 161 सबसेक्शन 4 के अंदर। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक वॉज मेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years बाय द बोर्ड। 3 साल के लिए आपने अपॉइंट कर दिया। सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट, इसका मतलब हो गया एजीएम होती है 29/9/18 को, वो उनकी अपॉइंटमेंट जो कैजुअल बना है वॉज नॉट प्रपोज्ड और अप्रूव्ड। क्योंकि बोर्ड का व्यू है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया आप सीएफओ हो, क्या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया? डेफिनेटली किया है, क्योंकि जो आप वैकेंसी वैकेट हो जाती है और उसे कैजुअल वैकेंसी के रूप में फिल करते हैं, ऑब्वियसली वो बोर्ड की पावर है फिल करना, लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम में या बिल्कुल उसके साथ इमीडिएट जो नेक्स्ट एजीएम होती है उसमें उसका अप्रूवल जरूरी है। इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग, जो कि नहीं किया गया। सो देयर ऑफ जो सीएफओ का ओपिनियन है वो बिल्कुल ठीक है कि कंपनी की तरफ से यहां पे कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। मिस्टर ध्रुव डायरेक्टर हैं, एक इस कंपनी में एक इसमें, तो 2 कंपनियां होगी एलटी एंड एक्सटी। जो एलटी लिमिटेड है उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने साल की लिखी है? 3 साल की आपने फाइल नहीं की है आरओसी के पास एलटी ने। साथ में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड, एंड ऑल्सो फेल टू रीपे मेच्योर डिपॉजिट्स, ये भी 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड है। आपसे लीगैलिटी पूछी गई है, क्या वो डिस्क्वालिफाइड होंगे, एंड वेदर ही कैन कंटिन्यू एज डायरेक्टर इन एलटी लिमिटेड, जिसमें उसने डिस्क्वालिफिकेशन किया है, क्या वो कंटिन्यू कर सकता है। फर्दर कैन ही सीक रीअपॉइंटमेंट व्हेन ही रिटायर्स बाय रोटेशन, क्या वो दोबारा से उस कंपनी में रीअपॉइंट हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ध्रुव इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर किसी और कंपनी में, क्या वो एलिजिबल होगा। तो देखिए यहां पे हमारा आंसर आएगा 164 रेड विथ सेक्शन 167 के अंदर, क्योंकि अगर आपके ऊपर 164(2) की डिस्क्वालिफिकेशन लगी, जिसका मतलब है लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी, आपने डिफॉल्ट कर दिया है।
और साथ में अगर आपने डिपॉजिट वगैरह रीपे नहीं किए 1 साल के लिए, आप डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप 5 साल की आपके ऊपर क्या लगती है, डिस्क्वालिफिकेशन लगती है कि आने वाले 5 साल ना तो किसी आप कंपनी में अपॉइंट होंगे, ना ही किसी कंपनी में आप रिअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इसी सेक्शन में 164(2) में एक प्रोविजो है कि अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है और अगर इसका डिफॉल्ट होता है तो 6 महीने के लिए उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। तो उसको जरूर एक बेनिफिट है। देन 167 में देखिए वकेशन होती है। अगर आप 164 का डिफॉल्ट करते हैं, लेकिन वकेशन किस कंपनी में होती है, इन ऑल कंपनी, सारी कंपनीज आपको छोड़नी पड़ेंगी सिवाय उस कंपनी के जिसमें आपने डिफॉल्ट किया है। आप किसी और कंपनी में भी अपॉइंट होना चाहते हैं तो आप नहीं हो सकते। तो ये था मेन आंसर, बाकी आगे तो कंक्लूजन दे रखा है। सो आई एम मूविंग अहेड। पूछा गया है आप सीएफओ हैं और लीगल अफेयर्स के इंचार्ज हैं एमएनसी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर ब्रॉड बेस्ड और कॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स हैं, इंडियन भी हैं, फॉरेन नेशनल्स भी हैं। मिस्टर एक्स जो कि एक डायरेक्टर है, वो बिजनेस टूर्स पे नॉर्मली बाहर रहता है। ही अप्रोच्ड यू एंड वांट्स टू नो फ्रॉम यू द रेगुलेटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू alternate directors. 161 subsection 2. To how many directors can a person be appointed as an alternate director and how many votes does he have on one board meeting? इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देख लिया था, एक आदमी एक के लिए ही होगा। In case of private company where an alternate director is appointed in place of non-executive जिनका टर्म indefinite है, then what will be the tenure of such alternate director? देखिए alternate director अपॉइंट होता है जब ओरिजिनल भारत से बाहर हो 3 महीने के लिए। तो यहां पे इनका टर्म indefinite है, तो आपका टेन्योर क्या होता है ऑल्टरनेट का, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर है। तो आप भी indefinite पीरियड के लिए रह सकते हैं, प्रोवाइडेड द ओरिजिनल डायरेक्टर डज नॉट रिटर्न इन इंडिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड से 3 या 4 साल। तो कोई टेंशन नहीं, एज ए ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस कुर्सी पे बैठे रहो। कैन एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर? देखिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी भी डायरेक्टर के लिए है, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल हो, एमडी हो, या सबके लिए है। तो यही आंसर है, यही आगे देख लेते हैं हल्का फुल्का। सो 3 महीने के लिए बाहर जाएगा तभी ऑल्टरनेट आएगा। और आप डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं ऑल्टरनेट नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी टू एक्ट एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो एक कंपनी में एक डायरेक्टर के लिए ही आप बनेंगे, यही बात की हमने। सेक्शन 165 डील करता है मैक्सिमम आप 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकते हैं और वो है इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। लेकिन पब्लिक कंपनी में लिमिट कितने की होती है, 10 की होती है। तो एक आदमी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है सेम कंपनी में सिर्फ एक डायरेक्टर के लिए, लेकिन मैक्सिमम वो कितनी कंपनियों में बन सकता है, 20 कंपनीज में। और नेचुरल है उसको एक ही वोट मिलेगा। देन ये आ गया उसका टेन्योर। तो टेन्योर मैंने कहा था कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, वो जब तक, क्योंकि लॉ क्या है, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर भारत में वापस ना आ जाए। और सी में ये था कि वो एग्जीक्यूटिव वगैरह इनके लिए अपॉइंट होना चाहता है। ऑब्वियसली आप किसी भी डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर आर डायरेक्टर हैं 10 पब्लिक कंपनी में। तो ये आ गया सेक्शन 165 पे, जो अभी हमने देखा 20 कंपनियों में आप डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक होंगे उसमें से 10 एंड 11 प्राइवेट कंपनी। तो ये तो टोटल आपका कितना हो गया, 21 हो गया। वन ऑफ द अबव प्राइवेट कंपनी इज डोरमेंट। तो आप कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डोरमेंट कंपनी को हम काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। वेरी फाइन। कहता है अपार्ट फ्रॉम डोरमेंट कंपनी अ प्राइवेट कंपनी जिसमें मिस्टर आर इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप हैज बिकम अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो देखिए कोई प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक की, तो इन दैट सिचुएशन बाय डिफॉल्ट वो वैसे ही पब्लिक कंपनी हो गई। और इस सेक्शन में तो क्लियर लिखा है प्राइवेट कंपनी चाहे होल्डिंग हो चाहे सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की, तो इन दैट सिनेरियो लिमिट 10 वाली आ जाएगी पब्लिक कंपनी वाली। तो यहां पे क्या करना होगा,
11 में से एक डोरमेंट कंपनी माइनस हो गया, कोई टेंशन नहीं है, तो ये 10 हो गए, लेकिन यहां 10 थी, लेकिन इस 10 में से एक अब निकल के इधर 11 की तरफ मूव कर गई, तो ये दिक्कत आ गई। तो आपसे पूछा गया वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टरशिप, एक पूछा गया इस डेट को, एक पूछा गया इस डेट को, तो नेचुरल है इस डेट में तो ओके हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा डिफॉल्ट, क्योंकि आपकी लिमिट बढ़ जाती है 10 वाली, तो आपको एक कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए यही लिखा है, इसमें वैलिड है, यहां वैलिड नहीं है। रीजन क्या हो गया, वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी बन गई पब्लिक की, तो यहां पे आपको एक कंपनी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन में एक हिस्सा और है, वेदर कंपनी हैज द पावर टू स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे एक्ट एज डायरेक्टर। यस, 20 की लिमिट है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने यहां किसी भी डायरेक्टर के लिए एक रोक लगा सकती है, भाई हम तो 5 से ज्यादा आपके लिए डायरेक्टरशिप नहीं दे सकते। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन से पावर होती है कि कोई भी कंपनी जनरल मीटिंग में एसआर पास करते हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर लेसर नंबर की एक लिमिट लगा सकती है। नाउ चैप्टर नंबर 12, जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 173 से लेके 195 तक, वैसे अब 193 है क्योंकि 194 एंड 195 ऑमिट हो चुके हैं सेक्शन। तो ये सेक्शन 173 में आप पढ़ के आते हैं बोर्ड मीटिंग, और जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से हो सकती है, लेकिन कुछ मैटर्स उसमें एक्सक्लूड होते हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते एज पर रूल 4। ये वाले 5 काम आपको पता ही होगा। लेकिन एमसीए की एक नोटिफिकेशन आती है 19 मार्च 2020 को, स्वाभाविक है थैंक्स टू कोविड। कहता है फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ these amendment rules 2020 and ending on 31st December 20, the meetings on matters referred to in, ये 5 जो मैटर्स थे, may be held through, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन से ये काम कर सकते हैं थैंक्स टू कोविड, इसलिए ये चीज है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्ट्रेट वे हमारा चैप्टर नंबर ये आ गया जी 13 आ गया, जो कि स्टार्ट होता है 196 से 205 तक, मैनेजरियल पर्सोनल एंड उनकी रेम्युनरेशन, उसके ऊपर। तो ये सेक्शन 203 के ऊपर, जिसमें आप डील करते हैं होल टाइम की एमपी, उसके ऊपर क्वेश्चन है। सो कहता है ये एक पब्लिक कंपनी है, 10 डायरेक्टर हैं और मिस्टर वखारिया को एमडी अपॉइंट करना चाहते हैं एजीएम में, लेकिन समस्या क्या है, वो ऑलरेडी एक एमडी है एक अनदर पब्लिक कंपनी में। अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट ऑफ वखारिया, उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक स्पेसिफिक नोटिस दिया गया बोर्ड मीटिंग के लिए, रेजोल्यूशन भी वहां मूव किया गया, और कहता है रेजोल्यूशन पास हो गया बोर्ड मीटिंग में, लेकिन ये पास होना चाहिए यूनानिमस रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, सारे डायरेक्टर्स वोट इन फेवर करें। होता क्या है, 8 डायरेक्टर थे, 6 ने इन फेवर किया है, 2 ने वोट नहीं किया, तो सॉरी ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सारे के सारे डायरेक्टर्स का पॉजिटिव वोट चाहिए 203 में। तो इसके बाद इसी के ऊपर ये क्वेश्चन इंसर्ट किया है शुभ ने। तो हमसे ये एक आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट दे रखा है, पूछा क्या क्या है, ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन पूछा गया, जो आप जानते हैं नेट प्रॉफिट का 11%। तो ऑलरेडी देखिए हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है निकाल के, राइट, बस इसे हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट दे रखा है बिल्डिंग पे 5 लाख, लेकिन हम तो प्रॉफिट कैसे लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट वैल्यू एंड रिटर्न ऑन वैल्यू, ये तो 4 लाख हुआ, तो डैट मीन्स प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया, तो नेचुरल है 13 लाख में से 1 लाख तो ये माइनस कर लीजिए। सैलरी वेजेस ओके है, रिपेयर ओके होता है, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ओके होता है, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हम ऐड बैक कर सकते हैं। लेकिन आप इंस्टीट्यूट का यहाँ देखेंगे कि उन्होंने एक प्रिजम्पशन इसके ऊपर ली है, बात करते हैं अभी हम, इंटरेस्ट भी ओके है, ऑन डिबेंचर भी ओके है,
रिपेयर एक्सपेंसेस टू फिक्स एसेट्स कैपिटल इन नेचर, एक ये पॉइंट हमें देखना है। आइए देखते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट था 13 लाख, 1 लाख वाला मैंने कहा आप माइनस कीजिए। अब ध्यान दीजिए ये वाला पॉइंट आ गया आपका जो कैपिटल इन नेचर जो मैं कह रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल रेवेन्यू खर्चा नहीं है, नेचुरल है, क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। अब एक पॉइंट रहा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला, तो देखिए कहीं लिखा होगा, ये रहा नोट नंबर 4 दिया है इन्होंने, और बाकी तो आपको क्लियर है ही, 11% लगाना है। नोट नंबर 4 में इन्होंने क्या लिखा, कहता है लॉस ऑफ अ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग, या कोई भी हो ये डिडक्ट नहीं होता। ठीक कह रहे हो आप। इन द गिवन क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बताई। द सेड इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने क्या प्रिज्यूम कर लिया, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड रेवेन्यू नेचर प्रिज्यूम कर लिया, क्या नहीं माना, कैपिटल। तो इसलिए ये प्रिजम्पशन बेस लिया है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप भी ये प्रिजम्पशन ले लीजिएगा, विल बी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रखे हैं, और देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में मत भूला कीजिए, चाहे लॉ का पेपर है कैलकुलेटर जरूर ले जाएं। तो ये कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, कहता है मैनेजरियल पर्सनल है, एक ए है, बी है, सी है, और कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है और आप एमआर देना चाहते हैं एज पर शेड्यूल नंबर 5। तो नेचुरल है, इसके लिए तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इफेक्टिव कैपिटल, और इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे ही मैनेजरियल रेम्युनरेशन डिसाइड होगा। तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालेंगे, ऑथराइज कैपिटल है ये तो हम लेंगे नहीं। इशूड एंड पेड अप चाहिए हमें, बिल्कुल ले लीजिए। शेयर प्रीमियम ऐड कर लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस में से लिखा है रीवैल्यूएशन रिजर्व से 25 लाख कमाए, तो यहाँ से तो 10 लाख ही लीजिए आप। टर्म लोन है आफ्टर 1 ईयर है, पक्का ले लीजिए आप, करंट बोरिंग्स आएंगी नहीं। एंड देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो हमें ये भी नहीं बताया गया आप इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं, तो ये नॉन ट्रेडिंग हम ले लेते हैं, तो माइनस कर लीजिए। बाकी लॉसेस वगैरह तो ये कबाड़ तो माइनस होगा ही होगा। तो ये देखिए सेम वे में इसी तरह से आपको ये आइटम सॉल्यूशन दिख रहा होगा, यही 3 आइटमें लेस दिख रही हैं, और इससे रिलेटेड ऑब्वियसली आप अपना नोट दे देंगे। ये इफेक्टिव कैपिटल आ गई आपकी 5 करोड़ 29 लाख में। तो देखिए हमारी जो लिमिट आ जाती है इफेक्टिव कैपिटल के लिए, वो लिमिट है, अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन लेस देन 100 करोड़ है, तो एक आदमी को मिल सकते हैं 7 लाख पर मंथ या 84 लाख पर एनम। तो 3 लोग थे तो 84 लाख से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया आपका मैनेजरियल रेम्युनरेशन। देन ये थोड़ा सा ये CS के ऊपर, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर, सेक्शन 204 एंड 205 में आप पढ़ते हैं। तो रूल 8A सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जहां 5 करोड़ की PUC है वहां आपको CS चाहिए। तो अब क्या है, एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ कितना रुपए, 10 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ होगी, ये ध्यान रखें। देन सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट जिसे हम कहते हैं फॉर बिगर कंपनीज, सेक्शन 204 जिसमें हम डील करते हैं कि सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा बड़ी कंपनीज में। तो ये होता था लिस्टेड कंपनी या कोई और पब्लिक कंपनी जिसकी PUC 50 करोड़ हो या फिर टर्नओवर हो 250 करोड़। लेकिन इसमें अब रूल नंबर 9 में ये एक C क्लॉज इंसर्टेड हुई है, एवरी कंपनी। तो एवरी का मतलब क्या हो गया, इवन प्राइवेट कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग बैंक या FI से कितना है, 100 करोड़ है, तो उसको भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। और क्लियर यहां कहा गया कि आउटस्टैंडिंग लोन कहें, बोरिंग कहें, पेड अप कैपिटल कहें, ये सब ऑब्वियसली कहां की लेनी है, लास्ट ईयर की, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेन है एवरी कंपनी आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर 100 करोड़ का है, सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन डाला है इंस्टीट्यूट ने कि आपसे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन है कि एक बोर्ड रेजोल्यूशन की आप ड्राफ्टिंग करें, एक नई कंपनी बनी है और वो GST नंबर लेना चाहती है GST पोर्टल पे।
तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हम यही लिखते हैं कि एक बोर्ड मीटिंग डैश कंपनी का डैश प्लेस पे डैश टाइम पे होगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, रिजॉल्व दैट बोर्ड डू हेयर बाय अपॉइंट मिस्टर एक्स द डायरेक्टर एज ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटी ऑन द जीएसटी पोर्टल एंड टू साइन डिजिटली वेरियस डॉक्यूमेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो एक हम यहाँ ऑथराइजेशन दे रहे हैं। फर्दर रिजॉल्व दैट कि मिस्टर एक्स बी एंड हेयर बाय ऑथराइज टू रिप्रेजेंट, कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा सारे नेसेसरी एक्शंस के लिए, जो भी कागज कुगज पेश करने हैं, कुछ भी ऑल्ट्रेशन एडिशन करेक्शंस वगैरह जो भी करनी हो। फर्दर रिजॉल्व दैट मिस्टर डैश डायरेक्टर बी एंड हेयर बाय ऑथराइज ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी टू साइन ऑल उससे रिलेटेड रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एटसेट्रा। तो ये क्वेश्चन का जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2021 में संभावना बन सकती है सेम कॉपी पेस्ट की। तो इसके बाद आ गए हम चैप्टर नंबर 10 में, सॉरी चैप्टर नंबर 14 में, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 206 से लेते हुए 229 तक। तो यहां सेक्शन 212 जिसमें आप पढ़ते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के ऊपर, कि उसके ऊपर एक एग्जाम्पल है कि अगर रिपोर्ट बनाई जाती है और रिपोर्ट में बताया जाता है फ्रॉड हुआ है, डायरेक्टर ने किया, की एमपी ने किया, अदर ऑफिसर ने किया, या किसी और व्यक्ति या एंटिटी ने किया और कोई एडवांटेज लिया है, कंपनी का एसेट कहें, प्रॉपर्टी कहें, कैश कहें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर ट्राइब्यूनल फॉर डिसगॉर्जमेंट, कि उनसे ये प्रॉपर्टी ली जाए और इस काम के लिए उनकी क्या होगी, पर्सनल लायबिलिटी होगी। उसी पे एग्जाम्पल है। तो लिखा है मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ पप्पू लिमिटेड, उनको एक कार मिली है, सप्लायर से मिली है, क्योंकि उन्होंने एज ए डायरेक्टर सप्लायर को एक बल्क ऑर्डर दे दिया और हाई रेट पे दिया है। ये तो फ्रॉड कर रहे हैं आप, तो नेचुरल है ये कार उनसे जब्त की जा सकती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। तो ये एग्जाम्पल स्टार लेके चलिए, कुछ इस तरह का आपको एग्जाम में मिल सकता है। देन ये क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, तो लिखा है ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट करी है, आरओसी को करी है कि बिजनेस कंपनी का हो रहा है गलत कार्य के लिए, फ्रॉड वगैरह के लिए, और क्या आरओसी के पास पावर है टू मेक इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो ये सेक्शन 206 में आरओसी के पास पहले सेक्शन में ही पावर होती है। इफ यस व्हाट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, वो नोटिस वगैरह जारी करेंगे। Then, whether the inquiry should be pursued by the ROC in case the complaint is withdrawn by the same, बिल्कुल विड्रॉ करने के बाद भी वो इंक्वायरी तो करेंगे अगर गड़बड़ है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो आरओसी को कहीं इंक्वायरी करे? यस, सेम सेक्शन में ये पावर है। देखिए, तो ये लिखा है कि यस आरओसी कर सकता है। प्रोसीजर में जैसे मैंने कहा, रिटर्न ऑर्डर, एक नोटिस वगैरह देगा, एक उसमें टाइम बताएगा कि आप ये वाले इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स दे के जाइए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। द इंक्वायरी कैन बी परस्यूड, चाहे किसी ने क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो आरओसी को डायरेक्ट कर सकता है कि इंक्वायरी की जाए इस सेक्शन में। तो इसके बाद हम पहुंच गए जी चैप्टर नंबर 15 में, जो कि सेक्शन 230 से लेके 240 में आता है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। तो उसके ऊपर सेक्शन 230 में, सेक्शन तो पहले भी था, बस उसके दो सब सेक्शन 11 एंड 12 वो ये 2020 में फेब में आप देख रहे हैं नोटिफाई हुए हैं, तो कहीं आप भूल गए हों तो इसलिए इसके ऊपर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यह है टेक ओवर ऑफर। तो कहता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर। तो उसके ऊपर क्या है, रूल नंबर 5 है। ये कहता है A member of the company shall make an application for the purpose of takeover offer in terms of subsection 11 of 230 when such member along with other members holds not less than 75% shares। तो टेक ओवर ऑफर तभी आप देंगे अगर आपके पास ऑलरेडी 75% शेयर्स हैं और आप बाकी शेयर्स लेकर के कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। And such application has been filed for acquiring any part of the remaining shares। तो बाकी 25% आप लेना चाहते हैं।
और यहाँ शेयर्स का मतलब स्वाभाविक है इक्विटी शेयर होगा क्योंकि कंट्रोल उसी से आता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहती है शेयर बेचना या डेथ पे हम कहते हैं ट्रांसमिशन, सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट इससे डील करता है कि उसका तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो नॉर्मल सेल परचेस है। देन रूल नंबर 6 ये कहता है जब आप एप्लीकेशन देंगे तो साथ में उसमें आपने क्या लगानी है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट, क्योंकि आपने शेयर्स की वैल्यूएशन करवानी है। और क्योंकि आप एक ऑफर दे रहे हैं तो प्राइसिंग की बात होगी, तो प्राइसिंग कम से कम क्या होना चाहिए, हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स पिछले 12 महीने में जो भी आपको हाईएस्ट ऑफर कंपनी को आई थी। देन फेयर प्राइसिंग एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जैसे हमने ऊपर भी कहा, डिटरमिन की जाएगी क्या देखते हुए, कंपनी की नेटवर्थ, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, ईपीएस, इंडस्ट्री वाइज पीई रेशियो वगैरह वगैरह। एंड साथ में कम से कम आधा कंसीडरेशन जो आपने पे करना है टेक ओवर में, वो आप एक बैंक अकाउंट में जमा करवा दीजिए और ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा। सो एक बार फिर से रिकॉल वैल्यू ले लीजिए। टेक ओवर बिड दी है, मेंबर या मेंबर्स ने दी है, उनके पास कम से कम 75% इक्विटी शेयर होना चाहिए, वो बैलेंस 25% लेना चाहते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन देंगे और साथ में एप्लीकेशन के साथ आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से शेयर्स की प्राइसिंग की वैल्यूएशन करवानी है बड़े फैक्टर्स देखते हुए, और प्राइसिंग से रिलेटेड पिछले 12 महीने में जो हाईएस्ट प्राइस था वो देखना है, और आधा कॉन्सिडरेशन आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवाना है। सब सेक्शन 12 देखिए, ये ग्रीवियांस है ऑन टेक ओवर। तो अगर आप टेक ओवर करना चाहते हैं तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर कह लीजिए, वो एक ट्राइब्यूनल को अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आगे एग्जाम्पल आता है, एक कंपनी है, अप्लाई किया है ट्राइब्यूनल को फॉर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, कंपनी और मेंबर्स के बीच में है, अंडर सेक्शन 230 है, और ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई मीटिंग बुलाई जाए। तो फ्यू ऑफ द मेंबर्स, कुछ एक मेंबर्स ने ऑब्जेक्शंस दी हैं। स्टेट एज टू हु कैन मेक ऑब्जेक्शंस। देखिए सेक्शन 230 में दो बातें हैं, अगर मेंबर्स वाली मीटिंग है तो जिनके पास कम से कम 10% के क्या हो, शेयर्स हों, और अगर क्रेडिटर से रिलेटेड होता तो 5% की यहां पे फिगर होती है ऑफ द अमाउंट, तो उतने लोग ही ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्पेशल कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है, ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई किया है अंडर सेक्शन 230 फॉर अरेंजमेंट। द ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है और अप्रूव कर दिया है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग अमलगमेशन फ्लिप कंपनी के साथ, ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 232। अकॉर्डिंगली द रिक्वायर्ड मेंबर्स हैज गिवन अप्रूवल टू बिकम शेयर होल्डर्स of flip under section 235 of the act. However, few shareholders have not consented to become shareholders. You are required to state the legal procedure to be followed by dissenting shareholder. तो देखिए सेक्शन 235 में 90% अगर पहले लोगों ने हाँ कर दिए तो 10% बचते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। उनके पास एक ही रेमेडी होता है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड नाउ द केस लाइज विद द ट्राइब्यूनल, जैसे भी वो ऑर्डर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, राम कंपनी लिमिटेड हैज पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 1 करोड़ ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स। कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन पिछले 3 साल में थोड़ी खराब है। राजन कंपनी लिमिटेड जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, उनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए है। उन्होंने उसको प्रपोज किया है टेक ओवर करने के लिए। व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ राजन कंपनी लिमिटेड टू कंप्लीट द अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ व्हाट, मर्जर। तो नेचुरल है, इसके लिए सेक्शन 235 सेम जो मैंने कोट किया कि 90% जब ये ऑफर आती है तो 90% लोग हाँ करें, और 90% की काउंटिंग करते समय ध्यान रहे जो शेयर्स आपके पास ऑलरेडी हैं या आपकी ट्रांसफरी या सब्सिडरी या नॉमिनी के पास हैं वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे।
Question 4. At the meeting of the members of the company, a scheme of C&A approved by requisite majority. Tribunal, after complying the provisions, issued an order approving CA. List out the matters to be provided in the order by NCLT under section 230 subsection 7. तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, 230 सबसेक्शन 7 आपने कोट करना है कि किन और मैटर्स के ऊपर ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर दे सकता है। तो वो एक है कि भाई कुछ अगर प्रेफरेंस शेयर्स की कन्वर्जन हो रही हो इक्विटी शेयर्स में तो उनको एक ऑप्शन दी जाती है कि वो अपना डिविडेंड कैश में लेंगे या उसके बराबर भी इक्विटी शेयर लेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड आ जाता है। और अगर वेरिएशन हो रही है उनके वोटिंग राइट्स में तो सेक्शन 48 का कंप्लायंस होना चाहिए। और अगर बाइफर में केस किया गया है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर स्टिल डिसेंटिंग है तो उनको कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो नॉर्मल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे। ए लिमिटेड जो कि खरीदार है, परचेजिंग है, ट्रांसफरी है, वो बी को खरीद रही है बाय एक्वायरिंग शेयर्स। देखिए 235 के ऊपर खींच के सारे इंस्टीट्यूट ने नए क्वेश्चन डाले हैं, तो 235 लेके चलिए, शायद आपकी बात 2021 में इसके ऊपर ही क्वेश्चन हो। ए लिमिटेड प्रिपेयर्ड अ स्कीम बाय विच एन ऑफर वाज मेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, ऑफर दी गई है 1 अगस्त को। द ऑफर रिमेन्ड ओपन फॉर 4 मंथ्स, बिल्कुल ठीक है, 4 महीने के लिए होती है। सच ऑफर और अप्रूव कर दी गई है, 90% हमें चाहिए और 92% ने कर दी है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ए लिमिटेड ने नोटिस दिया है रिमेनिंग शेयर होल्डर जो कि मैक्सिमम 10% हो सकते हैं या 8% है खरीदने के लिए। और ये ऑफर आती है अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये देनी होती है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर। तो देखिए पहली ऑफर आपकी अगस्त में थी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हो गए आपके 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, तो 2 महीने के अंदर अंदर ऑफर आ गई है। और डिसेंडिंग के पास क्या राइट होता है, वो 1 महीने के अंदर ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। उन्होंने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दी, लेकिन हुआ क्या, ट्राइब्यूनल ने उनकी बात नहीं मानी। तो दैट मीन्स डिसेंटिंग 8% के आप शेयर ले सकते हो, लेकिन हुआ क्या, ए लिमिटेड ने सिर्फ 5% डिसेंटिंग के शेयर्स लिए आउट ऑफ 8। ये तो गलत है। तो यहां आपका डिफॉल्ट है ट्रांसफरी कंपनी। बाकी सारे जो टाइम पीरियड हैं ये मैंने आपसे शेयर करके बता ही दिए हैं। 4 महीने वाला, 2 महीने वाला और 1 महीने वाला ये कहीं लिखा होगा, तो ये आपका इनवैलिड है क्योंकि आपको पूरे के पूरे शेयर होल्डिंग लेनी थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 16, सेक्शन 241 से 246 में आप पढ़ते हैं। तो लिखा है ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, तो सीधा सीधा पता चल गया 245, जिसमें हम बात करते हैं क्लास सूट की, कि क्लास ऑफ मेंबर्स या डिपॉजिटर्स केस कर रहे हैं। होल्डिंग 380 लाख इशूड शेयर कैपिटल 380 लाख है, जबकि कंपनी की टोटल इशूड कैपिटल कितनी है, 15,000 लाख है। तो पहली बात, इन दोनों के आपस में हम क्या कंप्यूट करेंगे, परसेंटेज, क्योंकि 245 में आप जानते होंगे 3 लिमिट है एप्लीकेशन देने के लिए, रेड विद रूल नंबर 84, या तो 5% मेंबर हो या 100 हो, और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी member or members not holding 2% of the issued share capital of the company। तो यहां पे देखिए आप एक लिस्टेड कंपनी है, तो 2%, तो वो जो मैं कह रहा था परसेंटेज निकालिए, तो यहां उससे ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, एडमिट हो जाएगी। सो एक अच्छा क्वेश्चन है। देन यह आ गया जी आपका चैप्टर नंबर 17, सिर्फ एक ही सेक्शन पे है, 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स पे। तो एग्जाम्पल है, यही क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है टू अपॉइंट मिस्टर निराला एन इंडिविजुअल एज वैल्यूअर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि हम वैल्यूअर अपॉइंट करेंगे, लेकिन जब हम 247 सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, ऑडिट कमेटी या उसकी एब्सेंस में बोर्ड कर सकता है। तो इसलिए स्ट्रेट वे ये कह देना कि बोर्ड की पावर है, वो गलत होगा। देन रूल नंबर 18 में
रूल्स में वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है कि वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से एज पर रूल नंबर 19। तो ये कमेटी का कॉम्पोजिशन रूल नंबर 19 में आपको याद होना चाहिए। देखिए, एक होगा चेयरपर्सन जो कि ऑब्वियसली फाइनेंस वैल्यूएशन वगैरह से रिलेटेड एक्सपर्ट हो, एक एमसीए से आएगा नॉमिनेटेड मेंबर, एक आईबीसी से और एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। तो इसके अलावा 4 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग अपनी अथॉरिटी से नॉमिनेट कर सकती है और 4 मेंबर जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के। नॉमिनेट इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा लेकिन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। और 2 मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जिनको भी नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन प्रेसिडेंट इन तीनों इंस्टीट्यूट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, इनके ये बाय डिफॉल्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, एक्स ऑफिशियो मींस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, ये भी इनके मेंबर बनेंगे। तो ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। एक तरह से आप काउंट करें, 4 4 8 4 12 14 और 3 ये लोग हो गए 17। तो एक तरह से 17 लोगों का इस तरह से ये एक कमेटी बन जाएगी जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेगी। एक चेयरपर्सन हो गया, एक एमसीए से, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, एक आईबीसी से, बोर्ड से, ये सिंगल हो गए। 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, 4 रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, 2 अपने इंडस्ट्री और अदर स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हो गए और एक्स ऑफिशियो तीनों इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हो गए। और इनका जो टेन्योर होगा 3 साल और मैक्सिमम उनको मिल सकते हैं 2 टेन्योर, मतलब 3 करके वो 6 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। देन रूल नंबर 21 में है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। देखिए, अपनी रिपोर्ट देगा तो एक तरह से वो स्टेटमेंट दे रहा है। अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 448। इस रूल नंबर 21 के ऊपर ये एग्जाम्पल है। देखिए, मिस्टर भोला जो कि डायरेक्टर हैं कंपनी के, उन्होंने एक अरेंजमेंट किया है अपने मित्र के साथ एंड अक्वायर्ड एसेट कंपनी के नाम पे खरीदा बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। The notice for approval for resolution by the company included particulars of the arrangement along with the value of the asset duly calculated by registered valuer. Later, the board of the company discovered कि नुकसान हुआ है क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी है, रिपोर्ट जो वैल्यूअर ने दी है। तो ऑब्वियसली यहाँ वैल्यूअर लायबल होगा, वो कॉन्विक्ट हो जाएगा और एज आई कोटेड अंडर सेक्शन 448 में उसकी लायबिलिटी है। नो डाउट ये सेक्शन आईसीआई के कोर्स में से हटा दिया गया है, बट ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर को हम बड़ा हल्के में लेके चलते हैं, बट ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल मेरी तरफ से दे आर वेरी हॉट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर 3 नंबर कहीं भी डाल सकते हैं और आप कहीं ढूंढते रह जाएं। तो इसलिए आज के दिन इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन आपकी निगाह से छूटना नहीं चाहिए भाई, वो तो पक्के याद होने चाहिए। देन हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 'अच्छा इससे रिलेटेड कुछ और रहा नो। तो यहां आ गए हम चैप्टर नंबर आपके 18 में, डेट इज रिमूवल ऑफ कंपनीज फ्रॉम सेक्शन 248 से लेके 252 तक। तो रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तो इस पे क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल है। आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वॉज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग ऑल द लीगल प्रोसीजर्स। तो आपने सारे प्रोसीजर भी फॉलो किए हैं, बट कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, 1 साल हो गया है। मेंबर्स ने डिसाइड किया है, दैट मीन्स ये वॉलंटरी आप रिमूवल चाहते हैं। सेक्शन 248 सब सेक्शन 2 के अंदर वॉलंटरी रिमूवल चाहते हैं और 80% की कंसेंट भी हो गई है। तो ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 75% की चाहिए होती है। Thus an application was filed for the purpose determine the validity, लेकिन ये वैलिड नहीं है। रीजन क्या है कि साथ में सेक्टोरल रेगुलेटर, क्योंकि आप इंश्योरेंस कंपनी है तो सेक्टोरल रेगुलेटर बनता है इडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल मस्ट है। तो इसलिए आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड। देन एक हल्का सा ये रूल्स में हल्का सा बदलाव है। जब आप STK2 फॉर्म भरते हैं, यही वॉलंटरी रिमूवल 248(2) के अंदर, तो इसके साथ इंडेमनिटी बॉन्ड भी लगाया जाता है बाय डायरेक्टर इन STK3। लेकिन ये हल्का सा गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड एक
हल्का सा चेंज है वो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में कि कम से कम सरकार के पास 51% की पेड अप कैपिटल हो, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यह इंटरेस्टिंग कह रहा है वो गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें इंटायर पेड अप कैपिटल 100% सरकार के पास है, और या वो कंपनी जो कि सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की लेकिन उसकी भी इंटायर पेड अप कैपिटल सरकार के पास हो। तो कहता है जब आप इंडेमनिटी बॉन्ड भरेंगे एसटी के 3A में, शेल बी गिवन बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो बस ये हल्का सा चेंज है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, आईएएस ऑफिसर होता है वो भर के देगा, ये डायरेक्टर नहीं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी। तो बस ये है नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन अच्छा है, स्टार कहूँगा। एकॉम इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी, 2013 में बनी है, मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही है। सिंस मई 2018 5 साल का गैप हो गया, कंपनी कोई कार्य नहीं कर रही है। इन अप्रैल 20 कंपनी ने अपना शिफ्ट कर लिया है रजिस्टर्ड ऑफिस, अप्रैल 2020 में, ध्यान दीजिएगा, जयपुर से अहमदाबाद चले गए हैं। ओके, ऑन 2 मई 20 द कंपनी डिसाइडेड, अप्रैल में आपने शिफ्ट किया और मई में ही आप एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर गवर्नमेंट कंपनी। तो देखिए सेक्शन 249 ये कहता है अगर आपने अपना नाम कटवाना है तो उसके ऊपर एक कंडीशन होती है कि 3 महीने का अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब आप एप्लीकेशन सिर्फ कब फाइल कर सकते हैं, 3 महीने के बाद ही। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सो मस्ट टेक केयर। तो चलिए इसके बाद हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 20 पे, वाइंडिंग अप सेक्शन 270 से 365। अच्छे एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पे भी, आई होप सो। तो आप एक प्रोविजनल लिक्विडेटर हैं, ट्राइब्यूनल ने आपको अपॉइंट कर लिया वाइंडिंग अप के लिए, लेकिन हुआ क्या, कंपनी के खिलाफ एक अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट के पास, राइट। मैनेजमेंट का व्यू ये है कि सारे के सारे पेंडिंग सूट्स, क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो वो सारे के सारे क्योंकि स्टे लग जाती है, और ये केस तभी चल सकते हैं ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ ट्राइब्यूनल। परफेक्ट है ये चीज, और ये चीज आती है सेक्शन 279 के अंदर। लेकिन 279 क्लियर कहता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं वो चलते रहेंगे, उसके ऊपर ट्राइब्यूनल की परमिशन की जरूरत नहीं होती। परमिशन ऑफ ट्राइब्यूनल नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट, ये हाई कोर्ट में चल रहे हैं चाहे कहां चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे ट्राइब्यूनल की नहीं चलती, ट्राइब्यूनल उनके नीचे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई है, एडवाइजरी कमेटी जो 287 में बनती है बन गई है, उसमें है 13 मेंबर। तो यहीं से सीधा क्वेश्चन मुझे पता चल गया, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी में 12 से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते, तो ये गलत बनाई आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्राइब्यूनल ने इनिशिएट की है प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, और द गुड्स इन स्टॉक जो है वो नॉर्मल कोर्स में बिजनेस में बेचे गए हैं किसी और कंपनी को। द लिक्विडेटर अपॉइंटेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप कंपेल्स, तो लिक्विडेटर ने कंपेल किया कंपनी को कि आप लिखिए द कंपनी इज बीइंग वुंड अप ऑन द सेल इनवॉइस इशूड। तो देखिए जब कंपनी वाइंडिंग अप में होती है, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको लिख के देनी ही होती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैनेजमेंट ने अपोज किया है, हम उसे अपोज करेंगे। तो एज पर सेक्शन 344 द स्टेटमेंट सजेस्टेड बाय लिक्विडेटर इज मैंडेटरी, दैट इज कंपलसरी। सो वेरी नाइस एग्जांपल। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर के लिए, क्योंकि बीच में बड़े क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ भी जाते हैं, 3 में भी डाल दें अगले, और नॉर्मली एक टेंडेंसी रहती है एज ए स्टूडेंट इनको इग्नोर करने की। सो प्लीज ये जो फाइल है जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और आप ये चाहें तो मुझसे ले भी सकते हैं। I'll सेंड दिस PDF टू यू, जो ये कंपाइल की है मैंने। सो अगला एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अगेन आप वाइंडिंग अप हुई है और लिक्विडेटर ने 45 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट में जो बच जाते हैं, और ये आपको जमा भी करवाने होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, मिस्टर पी वॉज गिवन ए रिसीट, मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया है ROC को 1 अक्टूबर 2019 को कि 12 लाख रुपए मेरा बनता है। तो ठीक है, ROC वेरीफाई करके इसको पेमेंट कर देगा।
और कहता है ये सेटल हो गया 12 नवंबर को। बैलेंस अमाउंट रिमेन्ड अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल पड़ा रहा। ऑब्वियसली उसके बाद कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट में। इट वॉज नोटेड 6 लाख रुपए जो हैं, क्योंकि 45 लाख थे यहाँ पे देखिएगा लिक्विडेटर के पास, कहता है जो 6 लाख हैं वॉज रिटेन्ड बाय पी विच शुड हैव बीन डिपॉजिटेड बाय हिम इन दिस अकाउंट, हेंस 15% उसे ब्याज लिया जाए। देखिए ये गलत है। अंडर सेक्शन 352 आप ब्याज ले सकते हैं 12%। तो देखिए ये रहा, ये 15% कॉन्ट्रावेंशन है, क्योंकि डिले के ऊपर आप इंटरेस्ट सिर्फ कितना ले सकते हैं, 12%। तो अगेन अ गुड एग्जांपल। नेक्स्ट, मिस्टर टी अपॉइंट हुए हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर और कंपनी 1/6/2020 को वाइंड अप हो गई है। ₹2.5 लाख अमाउंट अनपेड टू क्रेडिटर्स, डिपॉजिट नहीं करवाया आपने कंपनी, सेम वही अकाउंट, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट में, जो कि आपको जमा करवाने होते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। और कहता जमा नहीं करवाए अंटिल 30/9/2020। तो 1/6 से 30/9 तक अभी तो 6 महीने हुए नहीं है, तो इसलिए कोई एक्शन लिक्विडेटर के अगेंस्ट नहीं होगा, कोई उससे इंटरेस्ट लिया नहीं जाएगा, जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में जिक्र किया 12%। तो ये क्वेश्चन इंसर्ट हुआ है। इन्फोटेक लिमिटेड कंपल्सरी वाउंड अप हुई है, 10 मार्च 2019 को हुई है बाय ट्राइब्यूनल। द ऑफिशियल लिक्विडेटर हु हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द एसेट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी हैज नोटिस दैट कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसकी कॉल पेंडिंग है वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहा है। अ पर्सन जिसके पास कागज हैं वो भी भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है। तो ट्राइब्यूनल ने इसको देखते हुए उसको क्या किया, पकड़ लिया और उसके ऊपर हुक लगा दी, 6 महीने तक वो भारत के बाहर नहीं जा सकते। क्या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर वैलिड है? क्या ट्राइब्यूनल उसे अरेस्ट कर सकती है, सीज कर सकती है? तो स्ट्रेट वे आंसर इज ऑन सेक्शन 301 कि चाहे कॉन्ट्रीब्यूटरी हो, कोई भी पर्सन हो, प्रॉपर्टी हो, अकाउंट्स हो, पेपर्स हो, भारत छोड़ के भाग रहा है या कंसील कर रहा है ये वो, तो आप ट्राइब्यूनल उसको डिटेन का ऑर्डर दे सकती है, टाइम जो भी ट्राइब्यूनल को ठीक लगे। इवन टाइम का भी दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ 6 महीने कहा गया। और बुक्स वगैरह भी आप सीज कर सकते हैं और आप जितने मर्जी समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो परफेक्ट है जो ट्राइब्यूनल ने इस क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 4 साल। देखिए 271 में वाइंडिंग अप का ग्राउंड बनने के लिए टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का डिफॉल्ट होना चाहिए। तो आरओसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, ये पिटीशन ट्राइब्यूनल को दी जाए 272 सेक्शन के अंदर वाइंडिंग अप की। तो आपसे वैलिडिटी पूछी गई है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, स्टेट द टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 273। तो देखिए पहली बात तो वो 5 साल तो यहाँ हुए नहीं, तो ये तो वैलिड है नहीं। लेकिन जो टाइम पीरियड है 273 के अंदर वो होता है 90 दिन, जिस दिन आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी, 90 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को अपना ऑर्डर देना है। तो इसके बाद फॉरेन कंपनी जिस पे आता है आपका चैप्टर नंबर 22 सेक्शन 379 से लेते हुए 393 तक। तो कहता है जपाक लिमिटेड एक शिपिंग कंपनी है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो फॉरेन कंपनी बन गई अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। इसका एक ब्रांच ऑफिस इंडिया में है। ब्रांचेस आर जनरली कंसिडर्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स कंपनीज ऑफिस। देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है, जस्ट एक एग्जांपल दिया है। देखिए ब्रांच ऑफिस है, हिंदुस्तान में है, तो हम इसे क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 तो यही है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आपका होना चाहिए, तो ये फॉरेन कंपनी डेफिनेटली है। देन सेक्शन 379 में हम पढ़ के आते हैं डीम्ड इंडियन कंपनी। जब किसी फॉरेन कंपनी के कम से कम 50% आप क्या ले लें, शेयर्स ले लें, भारतीय ले लें। तो लिखा है शेयर होल्डिंग, ये दुबई की कंपनी है और एक इंडियन कंपनी के पास 26 है, इसके पास 25 है, तो ये 51 हो गया। तो हमें तो 50% चाहिए, तो ऑब्वियसली आप डीम्ड इंडियन कंपनी हो गए और आपके ऊपर सारा का सारा ये एक्ट लगेगा। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस है कैलकाटा में।
तो क्या उन्हें वेरियस डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देने होंगे? यस, फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो न्यू दिल्ली को आपको कागज देने होते हैं सेक्शन 380 के अंदर। इन ए केस फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर इट्स डॉक्यूमेंट्स, स्टेट द पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड। तो देखिए पहली बात, सीधा सीधा क्वेश्चन 380 पे आ गया। एंड देन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो सेक्शन 392 के अंदर आपकी पेनल्टी। सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और नो डाउट यहाँ पेनल्टी का आप देखेंगे ये थोड़ा सा कटिंग भी किया हुआ है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, उससे जो पेनल्टी चेंज हुई है, बट ये उन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होगी जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2021 में आएगा। उससे पहले वालों के लिए पुरानी पेनल्टी ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया फॉरेन कंपनी माने या ना माने। मैसर्स रेडस्टोन इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स मीट्स एंड एग्जीक्यूट बिजनेस डिसीजंस एट देयर बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं दिख रहा, सिर्फ बोर्ड मीटिंग भारत में करते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आल से, तो इस पर स्टार लीजिए। सेकंड है मैसर्स एक्स जेन लिमिटेड, जो कंपनी है दुबई की है, उन्होंने अपना मेन सर्वर दुबई में लगा रखा है फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट्स इन इंडिया है। क्लाइंट्स ही हैं सिर्फ इंडिया में। सो दिस इज वेरी नाइस। तो देखिए जब आप 242 पढ़ के आते हैं डेफिनेशन, तो हम उसमें बात करते हैं प्लेस ऑफ इंडिया भारत में होनी चाहिए, चाहे खुद काम करें, थ्रू एजेंट करें, फिजिकली करें, इलेक्ट्रॉनिकली करें, कोई ना कोई कंडक्ट करें आप बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। और रूल्स में जब आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब बताया गया है कि मेन सर्वर्स इंडिया में हो या ना हो। मेन सर्वर इंडिया में हो या ना हो, जैसे सेकेंड पार्ट में था सर्वर बाहर है और आप ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो पहले हिस्से में तो मैंने बता ही दिया था पहले पार्ट में कि वो फॉरेन कंपनी नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, जस्ट बोर्ड मीटिंग के लिए आप आ रहे हैं। गोइंग टू द सेकेंड पार्ट, एज आई सेड सर्वर दुबई में था लेकिन आप क्लाइंट्स हिंदुस्तान में हैं, तो यहां पे आप फॉरेन कंपनी बन गए। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्रॉड लिमिटेड, a foreign company without establishing place of business in India proposes to issue prospectus। तो आपसे पूछा गया है कि आप प्रोस्पेक्टस निकाल रहे हैं लेकिन आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है। तो देखिए सेक्शन 389 यही कहता है नो पर्सन शेल इशू। आप इशू नहीं कर सकते हैं अगर आप हिंदुस्तान के बाहर बने हैं, अनलेस बिफोर द इशू, कि जब तक इशू से पहले अ कॉपी देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय द चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर्स और रेजोल्यूशन पास करते हुए डिलीवर ना कर दी जाए आरओसी को। अकॉर्डिंगली और साथ में रूल 11 से रिलेटेड अगर आप जब तक आप डॉक्यूमेंट्स फर्निश ना कर दें। और देखिए एक पैरा इन्होंने और लिख दिया, अकॉर्डिंगली द अब्रॉड लिमिटेड ऑफ फॉरेन कंपनी शेल प्रोसीड विद द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन कंप्लायंस ऑफ द स्टेटेड प्रोविजन। ये 379 नहीं है यहाँ सेक्शन, दिस इज 389, ये करेक्शन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट का ही आंसर है। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर स्ट्रेटवे 26 नीतिस। निधि से रिलेटेड मैं एक चीज कहूंगा, जरूर आप अपना चेक कर लीजिएगा। निधि से रिलेटेड निधि रूल्स सारे के सारे ऑल आपने किए हो, कुछ भी ना छोड़ा हो, ये जिम्मेवारी आपकी रहेगी, सारे के सारे रूल्स। तो ये आप चेक जरूर कर लीजिएगा। तो एक दो एग्जाम्पल हैं। सनशाइन बेनिफिट जो भी है बेनिफिट फंड लिमिटेड, ये एक निधि कंपनी बना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मेंबर्स को या लोकल फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं और उससे कमाई हो सकती है 25%। देखिए निधि के ऊपर एक रोक होती है कि आप ये वाले काम नहीं कर सकते, लोकल फैसिलिटी दें तो मैक्सिमम आपकी जो इनकम है वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ 25% पे जा रहे हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट,
सुहानी निधि लिमिटेड प्रपोजेस टू अपॉइंट मिस्टर हेमंत अ डायरेक्टर, जिन्होंने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं निधि में। तो भाई साहब आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको 2 साल का कूलिंग पीरियड लेना होगा, क्योंकि यहां टेन्योर निधि में 10 साल आपका हो सकता है। चैप्टर नंबर 27 एनसीएलटी एंड ट्राइब्यूनल, जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 407 से लेते हुए 434 तक। तो उस पर एग्जाम्पल है, एन ऑर्डर मेड बाय एनसीएलटी चैलेंज्ड इन अपीलेट ट्राइब्यूनल विद इन 1 month ऑफ पासिंग द ऑर्डर। ठीक है, इन द मीन टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील वन ऑफ द पार्टी, एक पार्टी ने देखा कि देयर इज अ मिस्टेक इन द ऑर्डर पास्ड बाय ट्राइब्यूनल। अकॉर्डिंगली द पार्टी फाइल्स एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द मिस्टेक फॉर रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्राइब्यूनल। देखिए, अपीलेट ट्राइब्यूनल से जाने से पहले आप खुद ट्राइब्यूनल से उनके ऑर्डर की रेक्टिफिकेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपील में चले गए फिर नहीं आप करवा सकते। तो अगर आपने अपील कर ली है, सेक्शन 420 ये कहता है फिर आप ये करवा नहीं सकते। और नो डाउट ये आप रेक्टिफिकेशन 2 साल के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल से करवा सकते हैं। नेक्स्ट, एनसीएलटी ने एक ऑर्डर पास किया है कंपनी के खिलाफ, और कंपनी ने अपील कर दी है अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, और ये अपील करी है 1 अप्रैल को आपने कर दी है। और किस ग्राउंड पे की है कि जो ट्राइब्यूनल है वो ही प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, मींस उनकी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी कॉम्पोजिशन में डिफेक्ट है। सॉरी, ऑन दिस ग्राउंड आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं कर सकते। स्ट्रेट वे 431 यही कहता है, द प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड और क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल। स्पेशल कोर्ट्स 435 से 446, चैप्टर 28 सेकेंड लास्ट चैप्टर। कहता कंपनी ने एक ऑफेंस किया और ऑफेंस फॉल करता है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। ठीक है, स्पेशल कोर्ट में 435 में तभी केस लगते हैं कम से कम जेल 2 साल की हो। 435 में स्पेशल कोर्ट आता है। और उसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, jurisdiction of special court of Bundi district in the registered office of Excel Limited was situated very fine. However, Bundi district में 2 स्पेशल कोर्ट थी। अरे बाप रे बाप, तो अब कौन सी स्पेशल कोर्ट होगी? तो यहां पे हाई कोर्ट ही बताता है कौन सी स्पेशल कोर्ट की jurisdiction आपके ऊपर लगेगी, डेट इज सेक्शन 436। द हाई कोर्ट हैज टू स्पेसिफाई, तो इसलिए जो वो बताएंगे। विद दिस वी आर टू द लास्ट चैप्टर, मिसलेनियस, चैप्टर नंबर 29, सेक्शन 447 से 470, जिसके अंदर में से हमारे कोर्स में सिर्फ गिन चुन के 4 सेक्शन है। तो देखिए क्या पूछा है, कहता है पेनल्टी इंपोज करने से पहले AA इशूड अ शो कोज नोटिस टू द कंपनी एंड ऑफिसर्स ऑन 15 जुलाई, कि उसके सामने पेश हों ये लोग। द नोटिस वॉज सर्व्ड ऑन देम ऑन 31 जुलाई। स्टेट द टाइम पीरियड within which the company and its officers were called upon may be present before the authority। तो ये मिनिमम पीरियड होता है 15 दिन का, मैक्सिमम होता है 30 दिन का। बस यही पूछा। सेक्शन 454 में एडजुडिकेशन की पावर है, तो यही कहीं लिखा होगा 30 दिन मैक्सिमम, कम से कम कितने, 15 दिन। तो इसके साथ हमारी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो मॉड्यूल में चेंजेस हुए हैं, दिस क्लास कम्स टू एन एंड। नो डाउट इसके बाद बचता है सिक्योरिटी लॉस। तो गोइंग टू द सिक्योरिटी लॉस, बहुत कम अमेंडमेंट है सच, मतलब क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी कहें तो बहुत ही कम है। सो सबसे पहले सकरा एक्ट 2B के अंदर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो जस्ट मैं इसमें एग्जाम्पल ही शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं, इंशूट नहीं किया। तो उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, लॉ रिस्क होती हैं, सारे आप जानते होंगे, बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं, और गवर्नमेंट की यहाँ ऑब्लिगेशन हो जाती है, और बेसिकली डेट की नेचर की होती हैं, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स या लॉन्ग रन, जीरो रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या गवर्नमेंट के क्या आते हैं पोस्ट ऑफिस में NSC वगैरह, सेविंग बॉन्ड्स, ये वो, और कुछ नहीं, जस्ट एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग। देन मेंबर कौन बन सकता है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो नो डाउट आप रूल 8 सब रूल 4 में पढ़ते हैं कंपनी बन सकती है। बस उन्होंने क्या किया, कंपनी के अलावा कुछ एक और बॉडीज जो हैं, जैसे आप कॉरपोरेशन कहें, बॉडी कॉरपोरेट कहें, ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी पहले भी आपने पढ़ी होगी, IDFC, UTI वगैरह, ICICI, IDBI, बस उसका रूल नंबर लिख दिया, रूल नंबर 8 सब रूल 8, कुछ नहीं और।
8/4 में कंपनी थी, 8/8 में बाकी है, बस इतना है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है 29B, इसका जरूर ध्यान रखें। और ये सेबी में भी कॉपी पेस्ट है। तो ये लिखा है पावर ऑफ बोर्ड, बोर्ड का मतलब ही क्या है, सेबी की पावर है नॉट टू अप्लाई टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसे अहमदाबाद में गेट वगैरह फेमस है, तो वहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में बोर्ड की पावर नहीं चलेगी, उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, उनकी पावर होगी। तो जहां जहां आपने पढ़ा है सेबी की पावर है, सेबी की पावर है, वहां पे वो चेंज होके किसकी हो जाएगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में उनकी अथॉरिटी की हो जाएगी। क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन मिली, स्टॉक ब्रोकर्स ने, मेंबर्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरफ, सिर्फ अपना पैसा कमाते रहे, उनकी एक्टिविटीज सही नहीं है आम जनता के लिए। बताइए सेबी की पावर टू विड्रॉ द रिकॉग्निशन। सिंपल क्वेश्चन है सेक्शन 5 में, सेबी पब्लिक इंटरेस्ट में कभी भी रिकॉग्निशन स्टॉक एक्सचेंज की विड्रॉ कर सकती है। नाउ सेबी एक्ट आ गया सेक्शन 11 में, जो कि पावर्स हैं सेबी की, उसमें से एक पावर है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, जिसके लिए मैं तो एक सिंपल कोड की देता होता हूं, डेट इज सोडा पी। तो जो सोडा पीना है हमने, उसमें जो सोडा है ए, उसमें चेंज है। तो उसमें चेंज क्या है, देखिए पहले हम लोग पढ़ा करते थे कोई बैंक अकाउंट वगैरह आपने टेक ओवर करना है तो 1 महीने के लिए टेक ओवर किया जा सकता है। अब उसको थोड़ा चेंज किया गया है कि आप बैंक अकाउंट वगैरह या कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी इंटरमीडिएरी की जिसने भी गलत काम किए हैं, वायलेशंस किए हैं, आप उसे टेक ओवर कर सकते हैं 90 डेज के लिए। और इसके लिए आपको स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि 90 डेज, लेकिन स्पेशल कोर्ट की अप्रूवल के बाद। जबकि पहले क्या पढ़ लिया करते थे, 1 महीना, और नो डाउट यहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट हम पढ़ा करते थे, ये रहा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अप्रूवल के बाद। अब स्पेशल कोर्ट 90 डेज, खत्म कहानी। देन सेक्शन 11(4)(a), तो देखिए ये तो मैंने तो सारे क्लास में करवाए हुए हैं, तो बाकी बच्चों के लिए सिंपल सी बात है। क्या है ये डिसगॉर्जमेंट के ऊपर है कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किए हैं तो जो भी आपने गेन कमाया है वो डिसगॉर्ज किया जा सकता है, टेक ओवर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है कि सेबी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो एक ब्रोकर है इसने बहुत वायलेशन किए हैं और सेबी ने इसको कुछ डायरेक्शन दी है और इन्वेस्टिगेट किया है, और बस इस एग्जाम्पल में तो देखिए कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग इन द एग्जाम्पल एज सच। सेक्शन 14(l) से वेरी नाइस वन, सेबी का जनरल फंड। तो ये फंड किससे बनता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे, कोई फीस वगैरह जो आपने चार्ज की है या कोई जो भी आपने बैंक में रखा उससे इंटरेस्ट वगैरह आ गया हो। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इस फंड का आप इस्तेमाल किस कार्य के लिए करेंगे, ऑब्वियसली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी वगैरह के लिए, एक्सपेंसेस जो भी हैं बाकी और उनके लिए। अब ये कहा गया, और साथ में जो भी एक्सपेंसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर द पर्पसेस ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट, एक क्लॉज डी यहाँ और डली, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे। इसके लिए क्या बनेगा, एक एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो बनाया, अप्रूव्ड बाय सेबी एंड सीजी। तो बस ये लिख दिया कि जो फंड है उसका इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एनुअल प्लान बनाया। एंड सब सेक्शन 3 वेरी नाइस वन, कि जो सेबी है वो रिजर्व फंड बनाएगी 25% किसका, उसके एनुअल सरप्लस का जो जनरल फंड में बचा। और कहता है ये जो आप बनाएंगे रिजर्व फंड, इट शैल नॉट एक्सीड द टोटल ऑफ एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर। क्या क्या गया ये देखिए, इन 3 चीजों से सेबी का फंड बना था, मान लो 100 रुपये बन गया, ये आगे सेबी के एक्सपेंसेस, मान लो ये आगे 50 रुपये, पीछे कितने बचे 50। तो आपने क्या बनाना है कि रिजर्व फंड बनाना है सरप्लस का, ये सरप्लस आ गया, कितना बनाना है जी 25%, इसका कितना हो गया 12.5। लेकिन इसके ऊपर एक लिमिट लगा दी उन्होंने, क्या लिमिट लगा दी, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने एक्सपेंस किया था, लेट्स से पहले साल में आपने 5 रुपये किया था, दूसरे साल में 4 रुपये किया था, तो 9 रुपये हुआ। तो इन दैट सिचुएशन ये फंड 12.5 नहीं बनेगा, ये सिर्फ कितना बन सकता है 9। बट इसके बाद एक क्वेश्चन और रेज होता है कि सरप्लस, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया 50 रुपये, ये 9 बना, तो 41 कहाँ जाएंगे। तो सब सेक्शन 4 क्या कहता है, जो भी आपका बैलेंस रह गया
उसके बाद जो सरप्लस बचा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो सेक्शन 14 2021 के पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरी तरफ से। दिस इज वेरी नाइस वन, और प्रैक्टिकली इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि रिजर्व फंड 25% और उसके ऊपर एक लिमिट लगी पिछले 2 साल के एनुअल एक्सपेंडिचर से, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेनल्टीज में ये जैसे फाइनेंस एक्ट 2018 से रिलेटेड कुछ एक वर्ड्स इंसर्ट हुए हैं। जैसे आप पेनल्टी पढ़ते थे, फेलियर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट, अब साथ में क्या लिख दिया गया, ये फॉल्स इनकरेक्ट आपने फाइलिंग करी है। तो बस ये एक एक वर्ड इन्होंने इंसर्ट किए हैं। या सेक्शन 15EA में ये एक पेनल्टी है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड। तो पेनल्टी मिनिमम 1 लाख और अपर लिमिट है 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़ और 3 गुना ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। या 15EB कि आप रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट हैं और कोई डिफॉल्ट किया है तो लोअर लिमिट 1 लाख, अपर 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़। और 15F ये फाइनेंस एक्ट 2019 से रिलेटेड, एज ए स्टॉक ब्रोकर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स वगैरह आपने इशू नहीं किए तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। एंड देयर आफ्टर 15HAA फाइनेंस एक्ट 2019 से, ये है आपने सेबी का जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो वेबसाइट है उसकी, उसका जो डाटा है उसमें आपने कुछ गड़बड़ करी है तो मिनिमम 1 लाख और अपर लिमिट है मैक्सिमम 10 करोड़ और 3 गुना ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। साथ में इससे रिलेटेड पेनल्टी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल इंसर्ट किए हैं। जैसे 15C के ऊपर इंसर्ट किया इन्होंने, क्या आपने अगर इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं किए तो पेनल्टी लोअर लिमिट 1 लाख होती है और अपर लिमिट में 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़। एंड 15F के ऊपर जो भी मैंने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपने नहीं इशू किए तो ये 1 लाख मिनिमम था, मैक्सिमम 1 करोड़ था। या 15G के ऊपर, तो ये 3 एग्जाम्पल, कम से कम ये 3 पेनल्टीज पक्का रख लीजिएगा क्योंकि नए एग्जाम्पल इंसर्ट किए, यू नेवर नो कॉपी पेस्ट आ जाए। तो इसमें कुछ ये इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड आ गया जी, अपने रिश्तेदार वगैरह को आपने बताया है तो ऑब्वियसली मिनिमम 10 लाख होता है और जो अपर लिमिट में है मैक्सिमम 25 करोड़ या 3 गुना ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। ये एडजुडिकेशन वगैरह में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बस इन्होंने क्या किया, हल्का सा जैसे ये देखिएगा, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग सेक्शन 15JB के अंदर, तो जस्ट एक 5वां सबसेक्शन इंसर्ट किया फाइनेंस एक्ट 2018 ने, ऑल सेटलमेंट अमाउंट्स एक्सक्लूडिंग द डिस्गोज्ड अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट रियलाइज्ड शेल बी क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कहता है जो भी सेटलमेंट अमाउंट होगा वो आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालना है। ये एक आधा छोटे छोटे एक एक वर्ड की अमेंडमेंट है, जैसे ऑफेंस ऑफ कंपनी की बजाय वर्ड क्या लिख दिया, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी, तो देयर इज नथिंग इन दिस। और ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स आप सेम सेक्शन देखिए सकरा में भी पढ़ते हैं कि कार्रवाई चलती रहेगी। फाइनेंस एक्ट 2018 का लगभग सभी बच्चों ने मेरे ख्याल में ये पढ़ा भी होगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी, बस पेनल्टी वाली नहीं चलेगी कि क्योंकि उसके पास उसकी प्रॉपर्टी आ गई, नो डाउट उसकी प्रॉपर्टी कितने के लिए लायबल होगी, जितनी आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है उतनी ही आपकी लायबिलिटी बन सकती है मैक्सिमम। और ये मैंने वही जैसे सकरा एक्ट में बताया था, सेम वही सेक्शन। एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर जुबिन जो मेंबर हैं सेबी के, वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। एज ऑफ डेट अ ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स ने एलिज किया है कि जुबिन वाइल रेंडरिंग हिज सर्विसेज मे बी बाइस्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ सेक्शन 6 लगा सेबी एक्ट का और यहाँ आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर आप किसी समय भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो नॉर्मल सा सेक्शन है कि आपका रिमूवल हो जाएगा।
तो एक्ट के बाद सेबी रेगुलेशंस में अगर आते हैं एलओडीआर में, तो एक आधी चीज है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ उन्होंने अब क्या किया, सिर्फ ये डाल दिया कि आपके बोर्ड में कम से कम एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए। तो पहले ये स्टडी मैट में नहीं लिखा था, बस अब ये वर्ड डाला है, एक महिला डायरेक्टर। नंबर 2 जो चीज इन्होंने करी वो ये है कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी, ऑब्वियसली सेबी रेगुलेशन उसके ऊपर ही लगती हैं, और अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं और उस व्यक्ति की उम्र हो चुकी है कम से कम 75 ईयर्स, तो 75 ईयर्स वाला आदमी तभी आप अपॉइंट कर सकते हैं अगर स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया और साथ में जस्टिफिकेशन भी दी है कि इतना यंग बॉय आपने क्यों अपॉइंट किया है। तो ये 2 चीजें, वुमन डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव 75 का हो गया, एसआर प्लस जस्टिफिकेशन। इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड, तो ये कहा गया कि आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो साथ में डायरेक्टर कहां बनेगा, आपकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में। मींस कंपनी का डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट है वो साथ में डायरेक्टर बनेगा आपकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का, बस इतना सा चेंज। एनआरसी से रिलेटेड जो इन्होंने चेंज किया वो ये बताया है कि जो चेयरपर्सन है, एनआरसी का जो चेयरपर्सन है वो एजीएम में भी प्रेजेंट होगा शेयर होल्डर की क्वेरीज आंसर करने के लिए, या अपना वो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है जो शेयर होल्डर की क्वेरीज लेगा। तो चेयरपर्सन एजीएम में शेयर होल्डर्स की क्वेरीज के लिए। और एनआरसी के क्वारम के लिए बताया गया, जो कि पहले स्टडी मैट में नहीं लिखा था, कि इसके लिए 2 मेंबर या 1/3 विच एवर इज ग्रेटर, जैसे ऑडिट कमेटी में है, ये ऑडिट कमेटी में भी आपने सेम पढ़ा है, तो 2 या 1/3 विच एवर इज हायर, लेकिन कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पक्का होना चाहिए। और नंबर ऑफ मीटिंग्स भी बताइए, इन्होंने कहा कम से कम एक मीटिंग एटलीस्ट वंस। तो 3 चीजें एनआरसी में नई स्टडी मैट के हिसाब से। एसआरसी से रिलेटेड भी सेम लगभग यही कह लीजिए, यही है कि एसआरसी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, उनमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चेयरपर्सन एसआरसी का सेम वही पॉइंट, शेल बी प्रेजेंट, वही क्वेरीज वगैरह आंसर करने के लिए, सेम कॉपी पेस्ट। एंड आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो ये अच्छा एसआरसी से भी रिलेटेड ये बताया गया कम से कम एक मीटिंग इनकी पक्का होनी चाहिए। तो आरएमसी, एसएमसी, एसआरसी एंड एनआरसी कम से कम साल में एक मीटिंग, ये तीनों में एक कॉमन फैक्टर हो गया जो बता दिया गया। तो बस इतना ही है स्टडी मैट के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं। लगभग मैंने कोशिश करी है कि मैं करेक्ट वे में कर पाऊं। ऑब्वियसली एक मार्जिन ऑफ एरर 1% इधर उधर रहता भी है, बट आई हैव ट्राइड। तो आई होप सो ये आपके लिए यूजफुल होंगे। आप ये नोट्स मुझसे पीडीएफ या आप इस नंबर पे मुझसे ले भी सकते हैं, मेरे नंबर से। एंड मेक श्योर ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी मैंने आपसे शेयर किए हैं ये पक्का आप पेपर से पहले गो थ्रू करेंगे, क्योंकि नए हैं तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी ज़्यादा ना सही 2 क्वेश्चन से ही पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।